आरती जी, अपने टीम को भी आप बता देंगे कि आज से जो आपके सामने है वो नया यूट्यूब चैनल आया है, इस यूट्यूब चैनल पर इसे दिखलाया जा रहा है। आज से जो है एक नया यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। इस यूट्यूब चैनल पर इसे दिखलाया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोगों को आप सूचित भी कर देंगे जो आपके मित्र मंडली में है। और लाडो बेटी कहाँ है आरती जी? अब तक दिखती नहीं है। एडुकेशन फॉर नॉलेज, ये तीनों तो आपकी टिकरी में आप अकेला रह गए हैं। लाडो बेटी की दादाजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक दो दिन तो दिखी थी, फिर कहीं वह अनुपस्थित रह रही है। एडुकेशन फॉर नॉलेज वो कहो कम से कम दिल्ली में भी हैं, तो दिल्ली से भी तो बैठ के देख तो सकती है ना। क्यों एकदम जो है वो छोड़ दी है पूरी तरह? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इस देश से क्या लिया गया? राज का नीति निर्देशक तत्व, बोलिए। सबको पता होगा कि आयरलैंड से राज का नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है ना। आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका से, संयुक्त अमेरिका मूल अधिकार अमेरिका से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है कनाडा से। 3 4 1 2 कहीं है 3 4 1 2, अलग अलग देश से अलग अलग लिया गया। और ये आपके सामने स्पष्ट है कि किस देश से क्या लिया गया। संविधान निर्माताओं ने 60 देश का संविधान का अध्ययन किया और 10 देश की विशेषता को संविधान में शामिल किया। और आरती जी, एनसीईआरटी बुक के पढ़ाई में तो आप नजर नहीं आई आज, क्यों? एनसीईआरटी क्लास में तो आप नहीं दिखी। के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। के एम मुंशी जो है वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। फिर यहां विकल्प में है नहीं, तो संविधान के प्रारूप समिति में जो 7 मेंबर थे उसमें एक मेंबर के एम मुंशी भी थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार से संबंध होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। वल्लभ भाई पटेल का। प्रस्तावना समिति है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से है संविधान के प्रारूप समिति से। किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? देखो, अनुच्छेद 241 लिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश का स्वतंत्र या अपना हाईकोर्ट हो सकता है। अपना हाईकोर्ट हो सकता है, स्पष्ट उसका उल्लेख है अनुच्छेद 241 में। पुडुचेरी का कहां है? मद्रास उच्च न्यायालय में, मद्रास हाईकोर्ट में। चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में है, लेकिन चंडीगढ़ का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जिसकी स्थापना 1966 में। जिसकी स्थापना कब होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1966 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब हुआ? चलो हम लोग देखते हैं। संशोधन हुआ पहली बार 1946
86 में पहली बार, दूसरी बार संशोधन हुआ 1992 में, तीसरी बार हुआ 2003 में, फिर हुआ 2005 में, फिर हुआ 2015 में और फिर हुआ 2019 में। अर्थात इतनी बार संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो पंजीकरण के तहत जो 6 माह था उसको बदल के कर दिया गया 5 वर्ष, 5 वर्ष कर दिया गया। 1992 में दिया गया मां और पिता दोनों में कोई एक भी भारतीय हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। 2003 में क्या दिया गया? इसमें दिया गया, हाँ हेलो, हाँ देखिए, तो भी आपको लोग का एक यूट्यूब पर स्पेशल कोई यूट्यूब बनाया गया, चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ यूट्यूब पर बनाया गया, यूट्यूब पर चल रहा होगा। देखिए यूट्यूब आप जो नहीं चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट हम बताते हैं, 1 मिनट लाइन पर रहिए, ठीक है। तो 2003 में ललन कुमार, नमस्कार नमस्कार ललन जी, 2003 में कुछ देश के पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भारत में दोहरी नागरिकता दी गई। 2005 में जो है कुछ और देश की पीआईओ में देश की संख्या में वृद्धि की गई। 2015 में पीआईओ को बदल दिया गया ओसीआई बदल दिया गया ओसीआई में, और यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं उसको नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो कुल 6 बार उसमें संशोधन हुआ। 6 बार जो संशोधन हुआ आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नाम लिख दिया, कब कब हुआ। मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहते हैं। अनुच्छेद 32 के आधार पर उसे, साथ ही अनुच्छेद 13 के आधार पर उसे मूल अधिकार का संरक्षक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ विकल्प में केवल सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय देना है। यदि किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में
मुकदमा दर्ज कर सकता है, हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकता है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 32(13) में कहता है कि यदि विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून, विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, गुरुजी नेट एग्जाम देना है, आपकी नोट्स पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है। देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो नोट्स 44 पेज का है वो भारत के संविधान से है, तो नेट का उसमें तो पूरा कवर नहीं करेगा ललन जी। 44 पेज का नोट्स हम दे देंगे नेट के एग्जाम में, वह उससे जो है आपका 30 नंबर का काम करेगा, वो नोट्स तो उपलब्ध है। बाकी जो क्लास में पीजीटी के लिए पढ़ाते हैं उसमें टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स होता है, और साथ ही उसमें नोट से ज्यादा जो लिखाया जाता है, क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि मान लिया हम आज देखो उपयोगितावाद का सिद्धांत पढ़ाए, तो उसमें केवल जेरेमी बेंथम का लिख दिया गया, या राज पढ़ाए, तो उसमें तो जो नोट्स होता है उसमें 3-4 परिभाषा देते हैं। बाकी नोट्स क्लासरूम में अलग अलग विद्वान जो थिंकर का बयान है उसको लिखाया जाता है। तो नोट्स के अलावा जो बोर्ड पर लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी नोट्स में आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्या 5-7 को परिभाषा रहता है, लेकिन जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें उससे ज्यादा परिभाषा पूछता है, इसलिए वो नोट्स आपको पर्याप्त नहीं होगा। देखिए वहां पर आपके एक विद्यार्थी आरती कुमारी भी उपलब्ध हैं, वो नेट का एग्जाम दी है और उनके वो क्लास में पढ़ी थी, कई अन्य उनके सहेली भी नोट्स दी है एग्जाम। तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपका नेट का एग्जाम के लिए पर्याप्त है, लेकिन थोड़ी सी समस्या हुई क्योंकि वो जो नोट्स होगा वो नोट्स बोर्ड पर भी होता है, तो जो मैं नोट्स दे दूंगा वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें काफी नेट का जानते हैं कि नेट का थोड़ा सा एग्जाम कठिन होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया? देखो पहली बार ग्राम पंचायत कहाँ है? अनुच्छेद 40 कहता है कि राज ग्राम पंचायत का गठन करे। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज ग्राम पंचायत का गठन करे। उसके बाद इसे फिर 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 93वां लिख दिया है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे अलग से संविधान में जोड़ा गया और उसे संवैधानिक, उसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि लागू किया जा सके। हो गया, समस्या हल हो गई? ठीक है। तो राज का नीति निर्देशक तत्व में आपको ज्ञात है कि राज का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 51 ए में मौलिक कर्तव्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में? अब आइए निर्वाचक मंडल पहले देखिए। अनुच्छेद 54 के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा में जो होते हैं वो राज्य का भी हो सकता है और केंद्र शासित प्रदेश का भी हो सकता है। लेकिन अब आइए महाभियोग। महाभियोग प्रस्ताव जो है, महाभियोग प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के आधार पर, तो महाभियोग प्रस्ताव में कौन शामिल होता है? तो महाभियोग में केवल संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो महाभियोग में केवल और केवल संसद, राज्य विधानसभा चुनाव में भाग लेता है लेकिन जो है वो हटाने में भाग नहीं लेता है। चलिए धन्यवाद ललन जी, समय मिला तो आप देख रहे हैं अपने अपने हर व्यक्ति को अपने अपने उत्तरदायित्व, अपने अपने कार्य क्षेत्र में बटा होता है।
आप देख रहे हैं। यदि कहीं भी कठिनाई हो, पीछे के क्वेश्चन में भी कठिनाई रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन को सामने रखेंगे, आपको एकदम समस्या हल की जाएगी। हर विद्यार्थी के सामने ये ऑप्शन है, कहीं भी कठिनाई, कहीं भी डाउट हो तो आप सामने रखेंगे, आपकी समस्या को हल करने के लिए मैं हर समय तत्पर हूं। आप हमारी पढ़ाई बेहतर लगती है, उसके लिए चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पढ़ाई बेहतर तभी होगी जब आप सफलता, उस मुकाम को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। बस आप सफलता को प्राप्त करें। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? जैसा कि आपको ज्ञात है, किसी भी चुनाव में चुनाव के प्रचार के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए जो है 14 दिन का समय मिलता है। यदि प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती तो उसे 7 दिन का समय देते हैं, ताकि 7 दिन में आप अपना प्रत्याशी खड़ा कर ले और फिर वह चुनाव उसके लिए तैयार हो, चुनाव उसको आगे के लिए। तो 7 दिन के लिए उसके 7 दिन का होता है। 15 दिन तो चुनाव प्रचार में समय ही नहीं देते हैं। चुनाव प्रचार के लिए समय ही आपका 7 दिन का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर रहते हैं। नहीं, आयोग बहुत सारा काम चल रहा है आरती जी। आप इतना मेहनत किए हैं, इतने अपने घर परिवार से रहकर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पटना में रहना, अपने बच्चे को छोड़कर रहना यकीनन तौर पर काफी कठिनाई भरा दिन होता है। तो आप उसमें रहे हैं, एक तपस्या किए हैं। आपको बहुत जल्द, क्योंकि सरकार सारा काम कर रहा है, बहुत जल्द जो है सो आपको रिजर्व वैकेंसी आएगी और आप एक सफल शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान जरूर बनाएंगे। सर अब यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगा? कल से श्वेता दुबे जी यूट्यूब पर कुछ नया यूट्यूब को तैयार किया गया है, उसका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह काम चल रहा है, 24 घंटा का समय है। तो शायद कल से जो है यूट्यूब पर क्लास चलना पुनः शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर। क्योंकि यूट्यूब पर इतना ज्यादा क्लास था कि यूट्यूब पर वर्कलोड बढ़ गया था, तो एक नया यूट्यूब को तैयार किया गया है, उस पर जो है क्लास चलेगी। यकीनन तौर पर कल से फिर यूट्यूब पर क्लास आपका उपलब्ध होगा। तो कितने उम्र तक? 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके पहले अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? इसे भारत सरकार का धन का संरक्षक कहा जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा की जाती है? चलिए, अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य की संख्या भी 5 होती है। तो प्रधानमंत्री इसके गठन में नहीं करते हैं, संसद ये गठन में नहीं करते हैं। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 79 बोला गया, तो 79 में संसद है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संविधान में क्या स्थिति है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे पहले हम देखते हैं 1993 में जो है यह एक वैधानिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया 1993 में। तब जो है उसके बाद पुनः जो है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338
अनुच्छेद 338 बी के आधार पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन प्रस्तावना में तो इसका कोई उल्लेख है नहीं। हम भारत के लोग, भारत को संविधान में इसका स्पष्ट वर्णन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग शब्द दे दिया रहता पिछड़ा वर्ग, ठीक है। पिछड़ा वर्ग का कोई संविधान में व्याख्या नहीं किया हुआ, पिछड़ा वर्ग किसको कहेंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान संशोधन के द्वारा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 338 बी में इसे रखा गया। संविधान में स्थिति क्या है, तो संविधान में इसको मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, इसे 2018 में जोड़ा गया। इसके लिए संविधान में किस अनुच्छेद का रखा गया, तो अनुच्छेद 338 बी में इसे रखा गया, है ना। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य कौन सा है। अल्पसंख्यक आयोग, अब देखो अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या संविधान में नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग यह एक वैधानिक संस्था है, इसका गठन कब किया गया, 1992 में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 1992 में। यह वैधानिक संस्था अल्पसंख्यक अधिकार के हनन का शिकायत सुनवाई करना, अल्पसंख्यक को जो संविधान अधिकार देता है, यदि उस अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसकी जांच करेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के विकास के लिए जो उसे वैधानिक प्रक्रिया में उसके लिए योजना नीति बनाया गया, उस पर वो सुझाव देगा कि उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण सुरक्षा कल्याण संबंधी प्रयास में सहयोग भी देगा, अर्थात यहाँ सभी का सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग बना जो है 1992 में, बना कब, तो 1992 में। कैसी संस्था है, यह एक वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, तो वैधानिक संस्था है राष्ट्रीय। लेकिन पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर इसका गठन हुआ 1992 में। गठन कब हुआ, तो 1992 में। कैसी संस्था है, यह एक वैधानिक संस्था है। ललन कुमार, श्वेता दुबे बता सकते हैं, आरती कुमारी, कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान अध्यक्ष, महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। जयंती नटराजन उसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। राजनीतिज्ञों की अपराधी के गठबंधन के जांच के लिए बनाया गया जो आयोग था, दिनेश गोस्वामी समिति, तो चुनाव सुधार से है। इसका संबंध चुनाव सुधार से है। 1990 में इसका गठन किया गया था। 1990 में चुनाव सुधार के लिए इसका गठन 1990 में किया गया। अब आपके सामने जो प्रश्न है उसको देखिए। एग्जाम सही है धरन जी, आपका उत्तर सही है। ज्ञान प्रकाश कमीशन, इसका था चीनी घोटाला। चीनी घोटाला की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। चीनी घोटाला की जांच के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और कोहरा समिति, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिंह राव इसके प्रधानमंत्री थे।
तब जो पीवी नरसिंह राव के काल में बनाया गया था 1993 में बोहरा समिति, लेकिन इसने जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया गया, नहीं हुआ। क्या रिपोर्ट दिया वो पता नहीं, आज तक किसी को पता नहीं कि उसने रिपोर्ट क्या दिया। जिस राजनीतिज्ञों का अपराधियों का किस प्रकार गठबंधन हो गया है और बड़े आसानी से अपराधी चुनाव जीतते हैं और चुनाव जितवाते हैं, उसमें इस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित किया ही नहीं गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीबीआई सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीबीआई जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीबीआई का गठन कब किया गया? ललन कुमार बता सकते हैं सीबीआई गठन कब हुआ? सीबीआई गठन जो है 1963 में सीबीआई का गठन हुआ। सीबीआई का गठन जो है 1963 में हुआ। देश के आंतरिक मामलों में जांच का यह सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय एजेंसी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसकी शासन से है? अनुच्छेद 356 के आधार पर यदि राज्यपाल सिफारिश करे, राज्यपाल सिफारिश करे, किसे सिफारिश करे? राष्ट्रपति को। किसे सिफारिश करे? राष्ट्रपति को। क्या सिफारिश करे? क्या सिफारिश करे? सिफारिश करे कि राज्य की विधि व्यवस्था भंग हो चुकी है। क्या सिफारिश करे? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। तो राष्ट्रपति शासन में हकीकत में क्या होता है? ठीक, राष्ट्रपति शासन लागू किए, लेकिन सत्ता किसके पास होती है? सत्ता किसके पास होती है? तब जो है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करता है और विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद करता है। तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का सारा शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करता है ना। भारत में संघ राज्य का प्रशासक होता है, संघ राज्य का प्रशासक होता है, संघ राज्य का प्रशासन होता है। प्रशासन किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अनुच्छेद 239 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वहां पर राज्यपाल उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन प्रशासन, क्योंकि फिर देखो अनुच्छेद 240 लिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश का विधि का निर्माण के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होगा। विधि का निर्माण के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होगा, स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। तो राष्ट्रपति उत्तर देना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान को लागू 26 जनवरी 50 होने के समय वे सभी व्यक्ति जो भारत में रह रहे थे इस तिथि से भारत के नागरिक माना जाएगा। एकदम लिखा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। स्वतंत्रता ये संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा था उस सभी को हम भारत का नागरिक मानते हैं। उन्हीं के सभी व्यक्ति भारत में रह रहे थे उस तिथि से भारत के नागरिक माने जाएंगे। कोई विदेशी व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है बशर्ते वह भारत में 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो, तब भारतीय संविधान के अनुसार कुछ शर्त को पूरा करता हो। अब दिए गए विकल्प के आधार पर ऐसे अभी जो विदेशी व्यक्ति के साथ है 5 वर्ष का समय नहीं है, विदेशी व्यक्ति के लिए अभी जो है वो 14 वर्ष का समय है। अभी समय आज की तारीख में ये खत्म हो जाता है। अब भारतीय संविधान लागू होने के 26 जनवरी 50 को यदि हम उसको संविधान को वहां 5 वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया, वहां जो शब्द का प्रयोग किया गया है
वो 5 वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिए गए विकल्प के आधार पर हम जो है तड़िए उसको, क्योंकि वहां पर था कि जो हमारे देश में रह रहे हैं उसको हम नागरिक मान लेते हैं, ये तो सही मान ले कि ये आपका गलत हो जाता है। तो क्या कहता है, कितने कथन सही है, केवल एक कथन सही है। करण कुमार सी कैसे दे दोगे? स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी विदेशी नागरिक जो पिछले 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारत की राजभाषा में किसी एक का ज्ञान रखता हो, तो उसे मांग करने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। 5 वर्ष का जो प्रावधान था उसे 2005 में ही बढ़ा करके 14 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष तो बहुत पहले था, 86 में ही उसको जो है 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष कर दिया गया था, और 2005 में उसको बढ़ा करके 14 वर्ष कर दिया गया। इसलिए दूसरा नंबर तो एकदम पूर्णतः सही होगा। एक नंबर चलिए आंशिक तौर पर सही, आंशिक तौर पर गलत, एक नंबर सही है, लेकिन दूसरा नंबर तो एकदम गलत है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के संबंध में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा भारतीय भू क्षेत्र के सभी व्यक्ति को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। एकदम सही लिखा हुआ है। नंबर 2 पर आइए। हाँ, हम भी सी लगाए हैं। तो सी गलत हो जाएगा ना आरती जी, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, आपको तो पढ़ाया हुआ अभी 5 वर्ष के लिखा हुआ है। विदेशी नागरिकों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता कैसा मिलता है? देशीयकरण के द्वारा क्या लिखता है? देशीयकरण में 14 वर्ष, पिछले 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष वो भारत में रहा हो। अब 14 वर्ष तो कभी कभी घर भी जाएगा ना, इसलिए वहां पर 5 वर्ष वाला तो एकदम पूरी तरह गलत हो जाता है। अब ध्यान देना है कि एक भी क्वेश्चन जो पढ़ा, जो ठीक है ऐसा नोन क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो इसको हम वाक्य को पढ़ करके सही सदी पढ़ लें, रण कुमार, आरती कुमारी, तो सही सदी वाक्य को पढ़ ले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना पूरा विश्वास है कि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं। तो इसलिए वाक्य को पूरा पढ़ करके उत्तर दीजिएगा तो गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। 15 सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के समय सभी नागरिकों को समान अवसर, बोलिए है नियुक्ति में तो 16 लिखता है, 16 धर्म प्रजाति जाति लिंग जन किसी नागरिकों के साथ विभेद, ये तो अनुच्छेद 15 में है। उपाधि का लोप, चलिए ये तो सही है। क्या कहता है, कितने कथन सही नहीं है? ये तो 2 और 3 सही नहीं है, तो केवल 2, कितने कथन, केवल 2 कथन। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये जो है 15 की जगह पर 16 है या 16 की जगह 15 है, तो यहाँ पर जो है 16 है और यहाँ पर 15 है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, तो 2 गलत और 2 सही, 2 गलत और 2 सही, 2 गलत और 2 सही, है ना। और 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का समापन। 17 कहता है छुआछूत का समापन। कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व की नीति में शामिल है? अनुच्छेद 47 क्या कहता है? राज्य सभी नागरिकों को पौष्टिक आहार, राज्य सभी नागरिकों को पोषाहार की सुविधा दे, सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, राज्य मद्यपान का निषेध करे। बिहार में लागू किया गया, सही है। घरेलू उद्योग अनुच्छेद जो है 141 क्या लिखता है कि राज्य घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग के विकास के लिए योगदान दे। उपयोगी पशु की हत्या अनुच्छेद 48 क्या लिखता है कि राज्य कृषि का विकास करे। दूध देने वाली पशु, वहां पर क्या शब्द है, दूध देने वाली पशु का संरक्षण करे। समान नागरिक संहिता पर रोक तो नहीं है, ये तो अनुच्छेद 44 कहता है सभी लोगों को समान नागरिक संहिता का लागू करने। ये गलत। ग्राम पंचायत के प्रोत्साहन अनुच्छेद 40 में है, अर्थात 3 को बाहर कीजिए। ऐसा तो कोई आएगा तो क्या करना होगा, हमको उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर देना होगा। जिस प्रकार का विकल्प है उस विकल्प पर हमको एक से अधिक उत्तर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें केवल एक गलती है 5 में,
केवल एक गलती है, ऐसा कोई विकल्प है नहीं। राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्ति पर विचार कीजिए। वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 117 स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, स्पष्ट लाइन लिखता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे सदन में रखा जाएगा। तो ये लाइन तो सही है। वह संघ और राज्य के बीच कर होने वाली आय के बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 सही है। केंद्रीय कर राजस्व का विभाजन, कर राजस्व का विभाजन किसके बीच? केंद्र एवं राज्य के बीच करने के लिए, ये लाइन सही है। वो भारत की संचित निधि से आकस्मिक खर्च के लिए धन स्वीकृत कर सकता है। संचित निधि से आकस्मिक खर्च के लिए, ये लाइन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आकस्मिक निधि तो अलग से बना हुआ है। ये है संचित निधि से खर्च 266, आकस्मिक के लिए 267। आकस्मिक निधि तो अलग से बना हुआ है, उसका खर्च वो करेगा, लेकिन संचित निधि से नहीं, उसके तो अलग से कोष बना हुआ है। ये लाइन तो गलत हो गया। संचित निधि के धन को, संचित निधि का धन को संसद की अनुमति से, संसद की अनुमति से, और आकस्मिक निधि के धन को राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जा सकता है। तो कहता है कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है ना। प्रश्न देखिए आसान भी होता है, लेकिन उसके जो पीछे छिपा हुआ रहस्य होता है उसको देखना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है, तब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। निम्न कथन ए व आर, कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 172 में। 172 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, तो ये लाइन सही है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लाइन गलत है। प्रस्ताव पारित प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा इसे संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा अपने से इसको समाप्त नहीं कर सकता। विधानसभा इसे अपने से पारित प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद को तो अपने समाप्त तो नहीं कर सकता है। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। गुड इवनिंग निराला बाबू। केंद्र राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोलो। अब पहले देख लो मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131, संवैधानिक क्षेत्राधिकार। अब संविधान का व्याख्या तो चलो ऐसा तो कुछ है नहीं। अपीलीय क्षेत्राधिकार 132, 133, 134, 131 में क्या कहता है? 2 या अधिक राज्यों का विवाद, और क्या कहता है? केंद्र और राज्यों का विवाद। तो स्पष्ट है कि ये मूल क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसा विवाद जिसे सीधे नंबर नहीं बढ़ रहा है। देखिए आशा जी, नंबर नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है? प्रश्न को समझना है।
प्रश्न को रटना नहीं है। यदि तथ्य को समझेंगे कि मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, यदि कंसेप्ट बनाएंगे तो आंसर बढ़ेगा, गलती नहीं होगी। 40 में आप आराम से 35-36 नंबर ला सकते हैं। 40 में 40 नंबर नहीं आएगी, किसी को नहीं आता है, हम लोग भी काफी गलती हो जाएगी, लेकिन 35 नंबर तक आसानी से 32-35 नंबर आसानी से आ जाएगा। 32-35 पर 100% सफलता मिल जाएगी आपको। लेकिन ध्यान रखना है कि याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट बनाना है, समझना है कि प्रश्न के हम रोज यही काम कर रहे हैं कि प्रश्न को, विकल्प को तोड़िए, हर विकल्प को समझिए, हर विकल्प पर अपनी बौद्धिकता का परिचय दीजिए। देखिए आपकी समस्या हल हो जाएगी। रटने का प्रयास नहीं करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? चलो अनुसूचित, पहले जाति को देख लो। अनुसूचित जाति आयोग है ना, पहले तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए 65वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 338 के आधार पर SC प्लस ST आयोग का गठन किया गया। उसके बाद जो है 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में SC और ST आयोग से अलग कर, SC को अलग छोड़ दिया गया, अलग से ST आयोग का गठन किया गया, अलग से ST आयोग का, मैंने दोनों का दो भाग में बांट दिया गया और इसे रखा गया 338A में। देखिए 338A और 338 लोकतंत्र का क्वेश्चन नहीं रहता है, सिलेबस में है। चलिए आपके बात को वहां तक पहुंचा दी जाएगी ताकि लोकतंत्र का सिलेबस में जरूर क्वेश्चन दिया जाए, ये प्रयास रहेगा। ये आपकी जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। तीन सौ सैंतीस अब रहा नहीं, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से था, खत्म हो गया। ये कहता है कि SC ST को आरक्षण जो है शुरू में 10 वर्ष था, उसे 10-10 वर्ष के बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपका हो गया। आपका न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच PGT का न्यू बैच की शुरुआत तो अभी ऐसे सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं, तो वह बैच जो है सो इंतजार कर रहे हैं स्टेट का रिजल्ट का। स्टेट का रिजल्ट आते के साथ ही बैच की शुरू कर देंगे आशा जी। और एक जो है विजेता बैच के नाम से केवल यूट्यूब पर एक बैच जो है आपका ले रहे हैं। अभी लगता है उसमें 14-15 क्लास ले लिए हैं और उसमें हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं, बोर्ड पर लिखाते हैं, फिर नोट्स आपको उपलब्ध कराते हैं। तो यदि आप बाहर के हैं तो केवल वो बैच भी ले सकते हैं। यदि क्लास में आकर पढ़ना है तो बस 20-21 तक जब रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद उसकी शुरुआत कर देंगे। स्पष्ट रूप से मैंने घोषणा किया है कि यदि 10 विद्यार्थी भी TGT के विद्यार्थी हो, 10 विद्यार्थी भी, तो पहले TGT का सिलेबस को कवर करेंगे और उसके बाद जो है PGT वाले को कवर करेंगे। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। अरे इतना तो मत लिखो राजेश जी, आखिर पर पूरा भर दीजिएगा तो फिर अन्य विद्यार्थी क्या लिखे। सिलेबस में रहता है,
ठीक है, आप लोग भी जो कहिएगा उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, क्वेश्चन को उस आधार पर बनाया जाएगा। स्टेट के साझेदारी का क्वेश्चन नहीं, स्टेट की साझेदारी पर क्वेश्चन रहता ही है। श्री बलवंत राय आपके, लेकिन खैर आपके जो भी आकांक्षा है उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। बलवंत राय मेहता समिति की मुख्य संस्तुति के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। इसने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की संकल्पना की। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति सही है, ग्राम स्तर पर इन समिति ने संस्था को सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण की बात नहीं की। तो जब उसको सत्ता देंगे ही नहीं तो केवल उसको 100 पीस रखेंगे, ये लाइन तो स्पष्ट है गलत है, ये लाइन जो है गलत है। उसे सत्ता देने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य था। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के न्यूनतम आयु अनुच्छेद 243 का F 243 F कहता है पंचायत राज की बनने के लिए योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। पंचायत को समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अविशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है। अवशिष्ट विषय समय के लिए पंचायत समिति को यदि भंग कर, गुरुजी का टेस्ट का कंटेंट आप ही बनाइए विद्यार्थी जी। तो पंचायत के लिए जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि पंचायती राज में क्या क्या व्यवस्था की गई है, पंचायती राज की क्या क्या व्यवस्था है, यदि उसको आप ध्यान में रखेंगे बड़े ही आसानी से, बड़े ही तत्परता के साथ आप उत्तर देने में अपने को सक्षम पाएंगे। तो सॉरी यहाँ देखिए 25 वर्ष में है, पंचायत के लिए न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष है, तो ये तो लाइन गलत हो गया। ये आयु जो है अवशिष्ट समय के लिए जारी रहता है, अर्थात जो पंचायत का जब दोबारा गठन करते भंग कर देते हैं तो केवल जो शेष अवधि बचा, तो शेष अवधि बचा उसके लिए चुनाव होगा। एक गलत है और 2 सही है, तो केवल दो सत्ता। हमने कहा राजेश जी, कहा आपकी बात को इनकार किया कि बाबू आप, मैंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो, तो सत्ता की साझेदारी तो मैं बोल भी किया, सत्ता की साझेदारी पर तो मैंने बोला ही, आपकी बात को मैं कहां भी इग्नोर किया, कहा कि ठीक है आगे उसमें ध्यान रखा जाएगा। सत्ता की साझेदारी का भी सिलेबस रहता है। क्या आप अंग्रेजी में लिखित नहीं पढ़ पाए थे? क्या नहीं था अंग्रेजी में? तो आपका हम सत्ता की साझेदारी लाइन पढ़े थे, आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? मैंने सत्ता की साझेदारी लाइन ही पढ़ा था, कोई गलती पढ़ तो नहीं दिया था। राज्य वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथन पर आज बड़ा क्वेश्चन देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन, तथ्यात्मक तरीके से यदि पढ़ते हैं तो गलत नहीं होती है, लेकिन देखिए कितना गलत कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 243 आई और 243 बाई, राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। हाँ सही नहीं है, सही नहीं हो, सॉरी देखो हम ही गलती कर दी है ना, सही नहीं है तो केवल एक सही नहीं है, 20 सही है। धन्यवाद ललन जी, देखो सही नहीं है यहाँ पर लिखे हुए है ना, धन्यवाद आपने उसको देखा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार पूरी तरह प्रश्नों को देखकर समझकर। हाँ निराला जी आपकी बात से सहमति मैंने दर्ज कर दिया। तो 73वां संविधान, ये हुआ 73वां और ये हुआ 74वां में वित्त आयोग के गठन, उसके अधिकार की व्यवस्था की गई है। राज्य के राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग को नियुक्त करते हैं। राज्य के विधानमंडल राज्य वित्त आयोग गठन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की व्यवस्था विधि द्वारा करेगा। राज्य वित्त आयोग पंचायत तथा नगर पालिका के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए उसे धन का सिफारिश करता है, उसे जो है धन देने का
यहां पर तो हमको उपयुक्त में से एक से अधिक का उत्तर देना होगा। टोपी बहुत अच्छा लगता है, चलिए टोपी अच्छा लगे ना लगे, पढ़ाई यदि अच्छा लगता है तो वो उपयोगी है। पढ़ाई अच्छी लगनी चाहिए कि जो जिस उद्देश्य से आए हैं, यदि आपका समय सार्थक होता है, यदि बेहतर पढ़ाई होती है, तब वह सबसे, टोपी अच्छा लगा वो भी अच्छी बात है, और यदि पढ़ाई लगे तो और बेहतर बात है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? निर्वाचन में भाग, चुनाव कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टी। लोकतंत्र में प्रतिनिधि उसके माध्यम से जनमत वही करता है, सरकार का निर्माण वही करता है। तो पार्टी ही चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाती है, पार्टी ही जनमत संग्रह को तैयार करती है, पार्टी हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, और पार्टी ही चुनाव लड़ने का काम करती है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? बोलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई? यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में, अपनी सहयोगी के ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी की स्थापना 1942 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में, सभी पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। सभी पार्टी का स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 371 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो नहीं वाला ध्यान रखना है, ये छूटा बस आंसर गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के अनुरूप कुछ विशेष अधिकार देती है। एकदम सही है। 371 में क्या है? 371 में जो आपके सामने आता है वो गुजरात राज्य का आता है, फिर इसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र का आता है। इस अनुच्छेद के दिए गए अधिकार प्रावधान पूर्वोत्तर राज्य के लिए है, जहां विशिष्ट और संस्कृति बहुल जनसंख्या करती है, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल निवास। इस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान पूर्वोत्तर से कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल रहना, ये तो खैर गलत है। 371 ए किसके लिए है? नागालैंड। 371 ए। बी किसके लिए है? बी है असम, सी है मणिपुर, डी और ई तो है आंध्र प्रदेश, एफ है सिक्किम, जी है मिजोरम, आई अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो पूर्वोत्तर के लिए है। तो 30 का लाइन सी, क्योंकि उससे कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं रुका, वो वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां के उसके लिए है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, सही है। 280 के अंतर्गत स्थापित की जाती है, सही है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश प्रकृति केवल सलाहकारी है, राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार करें, चाहे तो उसे अस्वीकार कर सकते हैं, प्रकृति जो है। और वित्त आयोग का पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में की गई थी, तो गलत है। 1 2 3 ऐसा कहीं है नहीं। तो फिर हमको उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर हमको उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर देना होगा। ओहो सॉरी, 1 मिनट, गलती। यह सांविधिक नहीं, यह लाइन गलत है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक है। तो केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। केवल जो है 2 और 3 सही है, इसमें केवल और केवल 2 और 3 सही है। 1 और 4 गलत है। यह सांविधिक नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है, सांविधिक नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है। गुट निरपेक्षता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या सही नहीं है? चलो नहीं चुनना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, क्योंकि 1945 से 1991 तक विश्व 2 ध्रुवों में बंट गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। भारत ने नीति बनाया, एकदम सही है।
कूटनिरपेक्षता की नींव बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ, जिसमें 29 देश शामिल हुए थे एशिया और अफ्रीका के। ये भी सही है। कूटनिरपेक्ष पहला सम्मेलन 1961 पहला हुआ है 1961 बेलग्रेड में, ये गलत हो गया। अब स्थापना नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। तो केवल 3 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है और बाकी सही है, 3 नंबर गलत है और बाकी सही है। भारत का प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ये लिया गया 2650 को, सही है। सिंह के स्तंभ के फलक पर दाईं ओर सांड था, बाईं ओर एक गतिमान घोड़ा अंकित है, सही है। राजकीय चिन्ह का उपयोग राज प्रतीक उपयोग अधिनियम 2005 से नियंत्रित है, ये भी सही है। तो 1 2 3 1 2 3 सही है। 1 2 3 सभी का सभी प्रश्न यहाँ पर सही हो जाता है। सभी विकल्प प्रतीक चिन्ह में थोड़ा सा क्या अंतर, जो अशोक का सारनाथ में 32 तिल्ली था, इसमें तिल्ली की संख्या 24 ली गई, जो 24 घंटा के प्रतीक के आधार पर है। भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते, सही है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, सही। 1 और 2 दोनों है। राष्ट्रीय बाघ संवत लिया गया कब? मुंडक उपनिषद से लिया गया। कब लिया गया? राष्ट्रीय तो लिया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे बनाया गया 1957, इसे दर्जा दिया गया 1957 को। शक संवत का पहला महीना चैत, अंतिम महीना फागुन होता है। क्षेत्रीय आकांक्षा की प्रवृत्ति, सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण। चलिए देखिए, नागालैंड और असम नहीं, ये तो मूलतः भाषा के आधार पर है, जनजाति के आधार पर है। भाषाई पहचान था केंद्र के साथ तनाव, नहीं, भाषाई पहचान नहीं है, ये जनजाति की बहुलता। क्षेत्रीय असंतुलन फैसला 5 पंजाब का निर्माण, गलत है, ये भी भाषा है। आदिवासी पहचान, दिए गए विकल्प तो खैर ये एकदम पूर्णतः गलत है, ये पूर्णतः गलत है। हमें उत्तर को चुनना आदि होगा। दिए गए जिस प्रकार का विकल्प है, एक भी विकल्प तो चुन नहीं सकते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से सही सम्मिलित कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे भाई, आप लोग उत्तर देना बंद कर दिए। निराला बाबू, दलन कुमार, उत्तर क्यों देना बंद कर दिए? बिहार किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? 2005 में पहली बार हुआ था, फरवरी में, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिली, किसी को बहुमत नहीं मिली। फिर दूसरी बार हुआ अक्टूबर 2005 में। तब से नीतीश कुमार जो इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको कहते हैं कि आशीर्वाद है, इच्छा से मुख्यमंत्री बने रहने का। बिहार में नगर पंचायत की कुल संख्या आज की तारीख में, यदि हम वर्तमान में समय में देखें तो बिहार में नगर पंचायत की संख्या अब 89 हो गई है। यदि हम वर्तमान, क्योंकि सरकार पहले 87 था, लेकिन अब 89 हो गई है पंचायत, इसलिए संख्या इसकी बढ़ गई है 155 नगर पंचायत, तो 155 हो गया नगर पंचायत। ये जो है नगर पंचायत, ये है नगर परिषद, नगर परिषद, और 19 जो है वो है नगर निगम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 316 के आधार पर राज्यपाल और केंद्रीय लोक सेवा आयोग को 316 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो नियुक्ति के बाद ये जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था
ये 62 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की योग्यता अनुच्छेद 157, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं हो, उस राज्य का मूल या अस्थाई निवासी नहीं हो जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। और अंतिम प्रश्न आपके सामने, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अनुच्छेद 199 के आधार पर वह राज्यपाल करते हैं और 110 के आधार पर धन विधेयक है, यानी इसका निर्णय इसका निर्णय कौन करेगा? उसका निर्णय करेगा 191 के आधार 199 विधानसभा अध्यक्ष और 110 के आधार पर कितना गड़बड़ी हो रहा है। तो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, 110 आधार पर लोकसभा अध्यक्ष। तो अनुच्छेद 199 राज्य विधानसभा अध्यक्ष ये तय करते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्रत्येक प्रश्न को आपके सामने स्पष्टता के साथ, सरलता के साथ, तार्किक रूप से रख दिया गया। आंसर बी दिया ना, आंसर सही है। विधानसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 191 के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष। वासा जी, निराला जी और ललन कुमार जो भी उपस्थित हैं, पढ़ाई कैसी लगी? अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, अपनों को जोड़िए, है ना। विद्या ददाति विनयम